नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी में चिकपी के बारे में, जिसे हम ग्राम कहते हैं और हिंदी में इसे चना कहा जाता है। हमारा ये जो फाउंडेशन बैच है इसमें हम एग्रोनॉमी का 16वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को चने के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। मैं पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो पीडीएफ नोट्स होगा ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिलेगा। इस नोट्स से ये जो नोटबुक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसकी मदद से आप अपनी खुद की नोटबुक बना लेना, जिससे फिर आपको आज में रिवाइज करने में भी काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। इसको पढ़ लेने के बाद कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का वनडे एग्जाम हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है तो आपके लिए जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट होने वाला है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके खरीद सकते हैं। अगर कोर्स से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क करके आप जो कुछ भी आपको कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से आराम से प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। टॉपिक का हमारा क्या नाम है? टॉपिक का नाम हमारा चना। चना के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं चने का बोटेनिकल नेम क्या होता है। तो चने का जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? सिसर स्पेसी। इसको सिसर एरिटिनम और सिसर काबुलम दो तरीके के चने होते हैं, तो इसीलिए इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो क्या होता है? सिसर स्पेसीज कहा जाता है। जो हमारा देसी चना या ब्राउन चना या काला चना जिसे हम कहते हैं, या भूरा चना हिंदी में कहा जाता है, या छोटा चना कहा जाता है। तो ये जो हमारा छोटा चना होता है इसको क्या कहते हैं? सिसर एरिटिनम कहते हैं। और यही हमारा देसी चना होता है जो हम सुबह चना भिगो के जो खाते हैं ना, वो सुबह जो चना भिगो के खाया जाने वाला चना है ये वही वाला चना है। इसके अलावा जो भुना चना आप खाते हो ना, चना मसाला एक आता है, उसको जो आप खाते हो ये भी हमारा देसी चना ही होता है। अगला है हमारा व्हाइट चिकपी या फिर काबुली चना। जो व्हाइट चिकपी या काबुली चना होता है इसको हम सिसर काबुलम कहते हैं। ये जो होता है ये छोला बनाने के काम में आता है और इसका जो सीड होता है काफी बोल्ड होता है। इसका सीड काफी ज्यादा बड़ा बड़ा पाया जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो सीड होता है ये छोला बनाने के लिए, यानी कि इसका जो दाल होती है छोला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको ऐसे दाल के रूप में नहीं कंज्यूम किया जाता, या फिर इसको आप भिगो के नहीं खा सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो इसको ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं छोला बनाने में। अगर हम इसके फैमिली की बात करें तो पेपलियनियासी फैमिली, जो कि लेगुमिनेसी की एक सब फैमिली है। तो हमारा यह जो पेपलियनियासी लिखा है ये पेपलियनियासी एक सब फैमिली है, और लेगुमिनेसी जो है इसकी मेन फैमिली है। बोले तो ये दाल वाली फैमिली से बिलोंग करता है। कॉमन नेम के बारे में बात करें तो चिकपी जो होता है, चने को ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, और ग्राम के अलावा इसको चिकपी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कहीं कहीं पर बंगाल ग्राम भी कहते हैं। तो ये इसके 3-4 नाम है। चिकपी कहते हैं, ग्राम कहते हैं, बंगाल ग्राम कहते हैं। इसके अलावा चना कहा जाता है, देसी चना, ब्राउन चना, काला चना, इस तरीके के तमाम चने आते हैं। तो इस तरीके के इसको अन्य अन्य तरीके के नाम होते हैं। इसके अगर ओरिजिन प्लेस की बात करें तो जहां पर गेहूं का ओरिजिन प्लेस होता है साउथ वेस्ट एशिया, हमारा जो वीट है, वीट का भी ओरिजिन प्लेस जो है ये एशिया ही है, साउथ वेस्ट एशिया। तो वही जो साउथ वेस्ट एशिया गेहूं का है वही साउथ वेस्ट एशिया इसका भी माना जाता है। कहीं कहीं पर आपको चने का जो उत्पत्ति स्थान है वो अफगानिस्तान भी देखने को मिलता है। जैसे आपको दिख रहा होगा सिसर काबुलम, तो जो काबुल है ये अफगानिस्तान की राजधानी है। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, तो उसी से काबुलम निकाला गया है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि जो चना होता है इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? साउथ वेस्ट एशिया, जिसको अफगानिस्तान भी हम कह सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में बात करें तो एरिया में और प्रोडक्शन में बात करें तो जो हमारा चना है, चने के अंदर 1/3% ऑफ एरिया एंड 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन इंडिया। ध्यान से समझना, अगर पूरे भारत में 3 हेक्टेयर जमीन पर 3 हेक्टेयर जमीन पर पल्सेस की खेती होती है, तो उसमें 3 हेक्टेयर जमीन पर पल्सेस की खेती होती है, तो उसमें 1 हेक्टेयर जो जमीन होगी वो केवल और केवल हमारे ग्राम की होगी। समझ रहे हो? मतलब लगभग 33% तो ये एरिया कंज्यूम करता है, 33% एरिया ऑक्युपाई करता है जितने भी पल्सेस क्रॉप हम ग्रो करते हैं, और 40% इसका प्रोडक्शन होता है। अगर भारत में 100 किलोग्राम दाल का उत्पादन हो रहा है तो उसमें जो 40 किलोग्राम दाल का उत्पादन होगा ये 40 किलोग्राम केवल चने से ही आएगा। समझ रहे हो? तो चना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण फसल होती है, और इसी महत्वपूर्ण फसल होने की वजह से चने को क्या कहा जाता है?
चने को कहा जाता है दालों का राजा। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो 22 से लेकर 23% के आसपास प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका जो प्रोटीन है इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जो चने की पत्तियां होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो चने की पत्तियां होती हैं इसका लोग साग बना के खाते हैं। इनकी हरी पत्तियों को भी कंज्यूम किया जाता है। जो ऊपर की पतली पतली जो मुलायम पत्तियां होती हैं उसको लोग कंज्यूम करते हैं चने के रूप में। यह साग बना के इसका इस्तेमाल करते हैं, चटनी बनाते हैं, चटनी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी पत्तियों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड पाया जाता है जिसको मैलिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो मैलिक एसिड। मैलिक एसिड होता है। तो ये जो मैलिक एसिड पाया जाता है और इसके अलावा इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो जो मैलिक एसिड होता है वो 96% के आसपास पाया जाता है और जो ऑक्जेलिक एसिड है ये इसके अंदर 4% के आसपास पाया जाता है। तो आपको इसका परसेंटेज भी याद रखना है। तो जो चने की पत्तियां होती हैं, चनों की पत्तियों में एक खट्टापन होता है। तो ये जो खट्टापन होता है किसकी वजह से होता है? ये खट्टापन इसी मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से होता है। जिसमें जो मेजर एसिड पाया जाता है वो कौन सा एसिड है? वो मैलिक एसिड होता है। मेडिसिनल अगर यूज की बात करें तो इट्स लीव आर रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विथ इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। अगर किसी के आंत में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए इसकी पत्तियों को लोग रिकमेंड करते हैं। इसकी पत्तियों को खाने से जो पेट के संबंधित जो बीमारियां होती हैं उसमें राहत मिलती है, क्योंकि इसके अंदर मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। दूसरे शब्दों में समझो कि अगर आदमी का ये पेट साफ करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके अंदर एक तो मैलिक एसिड होता है और एक ऑक्जेलिक एसिड होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो कोई भी जब हम पत्ती कंज्यूम करते हैं, चाहे बथुए का साग खाते हैं या फिर लिट्यूस खाते हैं या पालक खाते हैं, किसी भी तरीके का जब हम साग कंज्यूम करते हैं यानी हरी पत्तेदार सब्जियां जब खाते हैं तो इन हरी पत्तेदार सब्जियों में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। तो चने की पत्तियां जब हम खाते हैं तो चने की पत्तियों में भी फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। और ये जो फाइबर होता है ये हमारी बॉडी में, जब हमारे पेट में जाता है तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कंज्यूम होता नहीं, मतलब अवशेषित नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता ये। तो ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें ये चलते 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 और बाहर निकल जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो आंत होती है, वो पेट जो हमारा होता है वो साफ होता है। तो इस वजह से भी इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आगे हम बात करते हैं तो इसमें दो तरीके का चना होता है। एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो मोटा वाला बड़ा चना है इसको हम काबुली चना बोलते हैं। और ये जो हमारा छोटा वाला चना दिख रहा है आपको, ये इसको कहा जाता है देसी चना। ठीक, तो सिसर एरिटेनम ये होता है और सिसर काबुलम ये वाला चना होता है। देसी चने की बात करें तो ये स्मॉल होता है, थोड़ा डार्कर शेप का होता है, ब्राउन और ब्लैक शेप का होता है, ब्राउन और ब्लैक होता है। और इसकी जो सीड कोट होती है काफी ज्यादा रफ होती है। आप देखोगे तो इस पे थोड़ा सा रफ होता है। इसकी जब सीड देखोगे तो ये बड़ा खुरदुरा सा होता है। लेकिन जो हमारा ये व्हाइट वाला चना होता है, ये व्हाइट वाला चना काफी ज्यादा स्मूथ होता है। ये ज्यादातर कल्टीवेट किया जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इथोपिया, मैक्सिको और ईरान में इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है। देसी टाइप जो होता है इसको चने की दाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा जो काबुली चना, ये हायर व्हाइट कलर का होता है, लाइटर और व्हाइट कलर का होता है। और इसके सीड जो होते हैं काफी बड़े बड़े होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने बड़े बड़े सीड आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और इसका जो सीड कोट होता है काफी ज्यादा स्मूथ होता है। जैसे इसमें देखोगे आप तो रफ दिखेगा, जब आप इस पे कभी हाथ चलाओगे तो आपको दिखेगा कि इसमें तो बहुत खुरदुरा सा है, लेकिन ये कैसा होता है? ये स्मूथ सा होता है। ये ज्यादातर कहाँ ग्रो किया जाता है? इसको ज्यादातर साउथ यूरोप में ग्रो किया जाता है और इसके साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चिली में ग्रो किया जाता है। और इसको फिर इंडिया में भी अब ग्रो किया जाने लगा है। 18वीं जो शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी यानी कि 1710 से लेके 1701 से लेके और 1799 के बीच की जो सदी होती है इसी को 18वीं शताब्दी कहा जाता है। तो इस 18वीं शताब्दी में ये इसको भारत में लाया गया था काबुल से। तो इसके बाद फिर ये काबुली जो चना है इसकी खेती भी भारत में बड़े पैमाने पर होने लगी। हेल्थ के बारे में बात करें तो देसी चना जो होता है ये हैव मार्केटेडली हायर फाइबर कंटेंट देन द काबुली चना। जो हमारा ये देसी चना होता है इसके अंदर फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जबकि हमारा ये काबुली चना जो होता है इसके अंदर फाइबर की मात्रा कम होती है। इसमें कम होती है और इस काबुली चने में कम होती है और देसी चने में ज्यादा होती है। हेंस अ वेरी लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स इट में मेक देम ससेप्टेबल फॉर पीपल ऑफ ब्लड शुगर प्रॉब्लम। जो ब्लड शुगर वाले प्रॉब्लम वाले जो लोग हैं उनके लिए काबुली चना उतना फायदेमंद नहीं होता है जितना हमारा देसी चना होता है। आगे हम बात करते हैं इसके पॉलिनेशन और फोटो पीरियड की। तो जो चिकपी होता है, चने की जो फसल होती है, वो एक तरीके की सेल्फ पॉलिनेटेड फसल होती है और ये लॉन्ग डे प्लांट होता है। मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर जो रबी फसलें होती हैं, ये रबी सीजन की जो फसलें होती हैं ज्यादातर ये लॉन्ग डे होती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो फ्लावरिंग होती है और मैच्योरिटी का जो टाइम आता है उस टाइम पर थोड़ा सा
दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, तो इसीलिए इसको लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। तो रबी सीजन की ज्यादातर फसलें लॉन्ग डे होती हैं। ये एक सेल्फ पॉलिनेटेड फसल होती है जिसको क्या कहते हैं, स्वपरागित फसल कहते हैं। फसल के प्रकार के बारे में बात करें तो इसमें शुष्क भूमि की फसल इसको माना जाता है। शुष्क भूमि की फसल क्यों माना जाता है, क्योंकि इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कम है। एक तो दाल वाली फसल है, लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती हैं इनकी वाटर रिक्वायरमेंट वैसे ही कम होती है। उसके अलावा जो चना है, चना में और भी पानी की अगर कमी है तो भी आराम से इसकी खेती कर सकते हो। आप अंदाजा लगाओ, इसको ईरान, इराक और मिडिल ईस्ट में इसकी खेती की जा रही है, अफगानिस्तान में इसकी खेती की जा रही है। तो आप पता करो कि अफगानिस्तान में किस तरीके का एरिया है। अगर आप थोड़ा सा जानते होंगे तो अफगानिस्तान काफी ज्यादा सूखा एरिया है, तो अफगानिस्तान में इसकी खेती हो रही है। मतलब अगर चने की आराम से खेती कर सकते हो, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो भी कर सकते हैं। रूट सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर मूसला जड़ें पाई जाती हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक मूसला जड़ होती है, एक अपस्थानिक जड़ होती है। तो धान, गेहूं, जितना हमारे घास कुल होता है, घास कुल या अनाज वाली जो हमारी फसलें होती हैं, इन सब के अंदर कैसा जड़ पाया जाता है, इनके अंदर पाया जाता है अपस्थानिक जड़। कैसी जड़ पाई जाती है, इनके अंदर सभी अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। और जितनी हमारी दाल कुल की फसलें हैं, या फिर ऐसे समझो जो द्विबीजपत्री होते हैं, द्वि द्विबीजपत्री, ये जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं इन सब के अंदर मूसला जड़ पाई जाती है। कैसी जड़, मूसला जड़ प्रणाली पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसी को कहते हैं टैप रूट सिस्टम, चाहे इसको कहते हैं, और इसी को मूसला जड़ प्रणाली भी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो सीड होता है, सीड से एक मूलांकुर निकलता है, ठीक। और ये जो मूलांकुर निकलता है, इसी मूलांकुर से ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा, ये रेड वाला पार्ट क्या होता है, प्राइमरी रूट होता है। इस प्राइमरी रूट से फिर ढेर सारी और रूट निकलते हैं जिसको सेकेंडरी रूट बोलते हैं। और ये सेकेंडरी रूट से यहाँ से फिर ऐसे टर्सरी रूट निकलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी रूट। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इसमें सब दिख रहा होता है। पहले सबसे मोटी जड़ होगी, फिर उससे पतली होगी, फिर उससे पतली होगी, फिर सबसे पतली होगी, फिर लास्ट में जाके रूट हेयर होता है। लेकिन जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं ये ऐसे निकलती हैं डायरेक्ट, इसमें पता नहीं चल पाता कि मेन जड़ कौन सी है, और इसमें कोई सेकेंडरी टर्सरी जड़ नहीं होती है। ऐसे जड़ निकलेगी और इसमें ढेर सारे ये मूल रूम होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर। यहीं से हमारा जो न्यूट्रिएंट और वाटर है ये सब पौधे के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो अपस्थानिक जड़ें कुछ ऐसी पाई जाती हैं जैसे गेहूं धान का होता है। और जो मूसला जड़ें होती हैं ये चने की, इस तरीके की जड़ें इसमें पाई जाती हैं। आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट की। तो ये जो क्लाइमेट होता है थोड़ा सा मॉडरेट रेनफॉल वाला जो रीजन है, और माइल्ड क्लाउड जो वेदर है, कोल्ड वेदर, तो इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगर ठंडी के समय पर पाला ज्यादा पड़ने लगता है, यानी कि फ्रॉस्ट की कंडीशन जब आ जाती है, तो फ्रॉस्ट की जो कंडीशन होती है ये फसल बहुत अच्छे तरीके से सह नहीं पाती। तो फ्रॉस्ट की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा माइल्ड कोल्ड वेदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ठंडी पड़े, क्योंकि अफगानिस्तान में ठंडी बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है, तो बहुत ज्यादा ठंडी भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगा तो पाला पड़ने लगेगा, और पाला की वजह से फिर हमारा चना जो होता है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सॉइल रिक्वायरमेंट की बात करें तो इट रिक्वायर ए लूज एज वेल एज एरेटेड रफ सीड बेड। इसको ज्यादातर रफ सीड बेड की जरूरत पड़ती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं आपको जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा ये बहुत रफ सीड बेड है। क्यों, यहाँ पर देखो आपको ये क्लॉड दिख रहे होंगे, क्लॉड जिसको हम ढेले कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये क्लॉड है। ये गेहूं की फसल ग्रो करने के लिए बहुत ही खराब माना जाता है। इसमें अगर आप गेहूं की फसल को ग्रो करोगे तो गेहूं की फसल आपकी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसमें चने की खेती करोगे तो आपका चना बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगा। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए, चने की बुआई करने के लिए अगर आपको खेत का प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपके खेत में बहुत ज्यादा टिलेज करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार प्राइमरी टिलेज करके आप इसमें डायरेक्ट बुआई कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सॉइल है तो उसमें एक बार प्राइमरी टिलेज करने के बाद सेकेंडरी टिलेज एक बार आप कर दो, इतने में ही हमारा खेत तैयार हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो लाइट एलुवियल सॉइल जो होती है इसकी कल्टीवेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। क्यों, जो एलुवियल सॉइल होती है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारी जो चने की फसल होती है ये वाटर लॉगिंग की कंडीशन अगर है, अगर वाटर लॉगिंग की कंडीशन है तो ये सही नहीं पाएगा। तो यानी कि वाटर लॉगिंग भी खेत में नहीं होना चाहिए। कोई भी दलहनी फसल है अगर उसमें वाटर लॉगिंग हो जाएगी तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। अगला है हमारा सीलिंग परसेंटेज। जब हम चने का जो चना जो होता है, जब हम चने से दाल निकालते हैं तो दाल निकालते समय हमको उसका सेलिंग करनी पड़ती है, जिसमें हम उसका छिलका निकालते हैं। तो अगर ऐसा करते हैं तो सेलिंग परसेंटेज चने का कितना निकल के आता है, 49%। समझ गए, तो 49% इसका
क्या होता है, सेलिंग परसेंटेज होता है। यानी कि जब हम चने की दाल से चना निकालते हैं, चने से चने की दाल निकालते हैं, तो हमको परसेंटेज, सेलिंग परसेंटेज कितना मिलता है, 49% मिलता है। आगे हम बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम की। तो जो हमारी चने की फसल होती है, ज्यादातर इसको सोलो क्रॉप के रूप में ग्रो किया जाता है, और कहीं कहीं पर जब मिक्स क्रॉपिंग में इसकी खेती करनी होती है, तो मिक्स क्रॉपिंग करते समय इसमें बार्ले के साथ इसकी खेती कर सकते हैं, गेहूं के साथ इसकी खेती कर सकते हैं, लेथायरस के साथ कर सकते हैं, लिनसीड के साथ कर सकते हैं, मस्टर्ड जो है इसके साथ बहुत ही अच्छा माना जाता है, मस्टर्ड के साथ, पी के साथ कर सकते हैं, कॉर्न के साथ, कॉफी के साथ, सनफ्लावर के साथ, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सोरगम, व्हीट, इन सब के साथ कर सकते हैं। वैसे भारत में अगर देखा जाए तो भारत में ज्यादातर इसकी जो खेती करी जाती है, इसकी खेती ज्यादातर भारत में केवल और केवल बार्ले के साथ और गेहूं के साथ, और गेहूं के साथ साथ मस्टर्ड के साथ, इन सभी फसलों के साथ ज्यादातर करी जाती है मिक्स क्रॉपिंग के रूप में। जब चिकपी जो होता है इसको ग्रो किया जाता है मिक्स क्रॉप के रूप में, तो इससे क्या होता है, ब्लाइट जो डिजीज लगती है, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम मिल जाती है, ब्लाइट डिजीज नहीं लगता। अगर हम ब्लाइट डिजीज की बात करें, तो इस तरीके का ब्लाइट का सिम्टम आपको पत्तियों में देखने को मिलता है। कैसे फैलता है, क्यों होता है, ये सभी मैंने डिजीज में पढ़ाया है आपको पैथोलॉजी में, जो मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है, उसमें ब्लाइट के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, कैसे होगा, कैसे फैलता है, किस तरीके से फैलेगा, कौन कौन सा फेवरेबल कंडीशन होता है, कैसे रोका जा सकता है। तो इस सभी चीजें मैंने वहां पर पढ़ाया है। फिलहाल आप ऐसे समझो कि जब हम मिक्स क्रॉपिंग लगाते हैं, जैसे गेहूं के साथ लगाएंगे या बार्ले के साथ, मस्टर्ड, पी, कॉर्न, कॉफी के साथ अगर इसकी खेती करेंगे, तो उस समय पर इसमें ब्लाइट डिजीज लगने की जो संभावना होती है वो घट जाती है। ऐसा नहीं है कि लगेगा ही नहीं, लेकिन संभावना जो होती है लगने की वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। इंडिया में बात करें तो चिकपी इज आल्सो ग्रोन एज ए कैच क्रॉप। कैच क्रॉप इसको क्यों कहते हैं, इसको इस वजह से कैच क्रॉप कहते हैं क्योंकि इसको जब हम धान काटते हैं, ठीक, धान की हमने कटाई कर दी और हमको आगे जाके गन्ने की बुआई करनी है, तो धान की कटाई और गन्ने की बुआई में हमको 3 महीने के आसपास का टाइम मिल जाता है। और इन 3-4 महीने का जो टाइम होता है, 3-3.5 महीने का, इतने टाइम में एक परफेक्ट क्रॉप होती है चने की खेती करना। तो धान की हमने कटाई करी, फिर धान की कटाई करने की इमीडिएट बाद हमने चने की बुआई कर दी, और चने को काटने के बाद फिर हमने गन्ने की बुआई कर दी, जो कि मार्च के महीने में गन्ने की बुआई आराम से होती है। तो मार्च के महीने के अंदर अंदर हमारा चना जो होता है इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो ये परफेक्ट क्रॉप होती है धान और गन्ने के बीच में ग्रो करने के लिए चने की, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है, तो इसको हम कैच क्रॉप के रूप में भी इसको लगा सकते हैं। समझ गए बात। आगे बढ़ेंगे तो हम इसका देखेंगे स्विंग टाइम। इसका जो स्विंग टाइम होता है वो 15 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर के आसपास तक का होता है। वैसे आप इसको याद कर सकते हो, 15 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर जो होता है, इसमें आप इसकी खेती बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर सीड रेट की बात करें तो 75 से 80 किलोग्राम सीड रेट की जरूरत पड़ती है। अगर लेट सोइंग कर रहे हो तो इसमें आपको 80 से 100 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है। वैसे जो काबुली चना है और देसी चना है, दोनों का जो एग्जैक्ट सीड रेट है वो मैंने आप लोगों को एक बार टेबल पढ़ाया था, तो मैंने टेबल में बता दिया था। वैसे यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये हमारा देसी चना का दिख रहा है, ठीक। बाकी जो काबुली चना का है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि इसके बारे में मैंने एक बार सीड रेट वाला चैप्टर था, उसमें मैंने केवल सीड रेट ही पढ़ाया था। तो उसमें मैंने बताया था कि काबुली चने का सीड रेट कितना होता है। यहाँ पर जो ये लिखा है ये देसी चने का, आप काबुली चने का हमें बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बात करते हैं नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट की। तो नॉर्मली जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये दलहनी फसल होती है, तो इसमें नाइट्रोजन केवल स्टार्टिंग में बेसल डोज के रूप में देना होता है। बेसल डोज के रूप में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम, ये तीनों जो फर्टिलाइजर होते हैं एट द टाइम ऑफ बेसल डोज, इसको बेसल डोज के रूप में देते हैं। कब? सोइंग के टाइम पर, जब इसकी सोइंग करते हैं उसी टाइम पर हम इसकी बेसल डोज के रूप में इसको दे देते हैं। उसके बाद फिर इसमें रूट नोड्यूल निकल जाते हैं, तो रूट नोड्यूल निकल जाने के बाद इसमें ड्रॉप ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अधिकतर जो ड्रॉप ड्रेसिंग होती है वो नाइट्रोजन की करी जाती है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो बेसल डोज के रूप में दे देते हैं नाइट्रोजन, और उसके बाद इसके अंदर जो राइजोबियम होता है वो निकल जाता है, इस वजह से दलहनी फसलों में हमें बाद में टॉप ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती चने की फसल में। अगर रेनफेड कंडीशन है तो, क्योंकि रेनफेड कंडीशन में बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होता और जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, इस वजह से इसकी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट या फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी सी कम होती है। क्योंकि अगर पौधा ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं, ज्यादा ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं करेगा, ज्यादा यील्ड नहीं देगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी कम होगी। तो इस वजह से आप समझ लो कि 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम इसको फास्फोरस और 15 किलोग्राम के आसपास पोटेशियम इसको देने की जरूरत पड़ती है। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस जो अप्लाई करते हैं वो बिलो और
और टू द साइड ऑफ द सीड टू इंक्रीज द ग्राम यील्ड। जब हम ग्राम की यील्ड की बात करते हैं तो इसकी ग्राम की यील्ड को बढ़ाने के लिए हमको जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस हमको कहाँ देना चाहिए, या तो सीड, जैसे मान लो तो यहाँ सीड की बुआई करें हैं तो सीड की जस्ट नीचे या तो हमको देना चाहिए और या तो सीड के अगल बगल में देना चाहिए, कभी सीड के साथ मिला के नहीं देना चाहिए, इससे नहीं तो इससे जर्मिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। एक चीज और बता दूं, फॉस्फोरस जो होता है ये रूट की जर्मिनेशन या रूट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। रूट रूट ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर होता है। कोई भी हमारी फसल है अगर उसमें हम फॉस्फोरस दे रहे हैं तो फॉस्फोरस जो होता है ये रूट के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम बात करेंगे इसकी वेराइटीज की। तो जो रिसेंटली रिलीज वेराइटी है IARI के द्वारा रिलीज किया गया है उसको कहते हैं PDM11। इसके अलावा BG 2024 पॉपुलर वेराइटी जो ICAR के द्वारा बनाई गई है। तो ICAR की जो वेराइटी होती है पूसा लगा होता है तो ये होता है 209। इसके साथ साथ DG 203 है। देसी वेराइटी है उसमें JG 11 है। CO3 काफी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। CO3 के नाम से एक आपकी पपाया की भी वैरायटी आती है तो आप उसको भी याद कर लेना कि CO3 चने की भी है और इसके साथ साथ पपीता की भी वैरायटी है। RS10 है, फिर GCP 11 है, पूसा 1003 और K551 ये काबुली चने की वैरायटी है। इसके अलावा अर्ली मैच्योर और मीडियम रेंज की जो हमारी है चाफ चाफ जो वैरायटी है और JG 62 है। मीडियम ड्यूरेशन और रफ यील्ड के लिए L550 है, C104 है, NP 58 है, RS 11 है और G 130 है। सुटेबल फॉर लेट सोइंग के लिए राधे वैरायटी है, उदय है, हरियाणा चना 1 है। इस तरीके की जो वैरायटी है ये लेट सोइंग के लिए अच्छी मानी जाती हैं। कलनरी पर्पज के लिए C104 है। इसके साथ साथ महामाया 2 है और विशाल है, वैभव है, ये रेनफेड कंडीशन के लिए है। तो इसमें मैं अगर आपको इम्पोर्टेंट बताऊं तो इसमें आपको पूसा 209 याद कर लेना है, CO3 याद कर लेना है, JK 11 याद कर लो, चाफ चाफ याद कर लो। इसके बाद उदय राधे, राधे बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है तो इसको स्टार मार्क करके याद कर लेना क्योंकि ये काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इसके साथ साथ हरियाणा चना है तो याद ही रहेगा, कई बार HC1 करके आ जाता है तो इसको याद रखना है कि हरियाणा चना होता है HC1 करके अगर एग्जाम में आ जा रहा है। ड्रॉट रेजिस्टेंट मोस्ट सुटेबल वैरायटी अगर जो है तो वो NP 58 है। इसके साथ साथ ड्रॉट और बिल्ड के प्रति जो रेजिस्टेंट होती है G24 है। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्लाइट के प्रति इसमें गौरव है, पूसा 256 है और इसके साथ साथ सद्भावना, सद्भावना वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है, अवरोधी वैरायटी बहुत अच्छी है, पूसा 256 और गौरव, ये सभी जो वैरायटीज हैं ये सभी बहुत ही अच्छी वैरायटीज मानी जाती हैं चने की। जिसमें एक हमारा PBG जो वैरायटी है 3, ये इसके अंदर पॉड बोरर नहीं लगता। सबसे जो डिवास्टेटिंग जो इसके अंदर सबसे जो खराब तरीके का जो पेस्ट होता है वो पॉड बोरर ही होता है। ये चने के क्या करता है, चने की जो फलियां होती हैं उनके अंदर ये सुराख कर देता है। तो पॉड बोरर के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी ये होनी चाहिए। जो चने की फसल होती है, चने की फसल में 2 बीमारियां लगती हैं, एक तो ब्लाइट बीमारी लगती है और एक बिल्ट बीमारी लगती है। तो ये दोनों बीमारियां बहुत बेकार होती हैं चने के लिए। और पॉड बोरर, ये 3 चीजों से ज्यादातर नुकसान होता है चने को। और इसके अलावा फ्रॉस्ट के कंडीशन या वाटर लॉगिंग की कंडीशन जब होती है तो चने को नुकसान होता है, बाकी चने को नुकसान करने वाला कोई नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं इसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस और पेस्ट मैनेजमेंट की। तो जो इसका क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है, जैसे सभी दलहनी फसलों का होता है, प्री फ्लावरिंग, लेट वेजिटेटिव जो फेज होता है, बोले तो फ्लावरिंग से जस्ट पहले का जो फेज होता है उस समय पर हमको इसकी सिंचाई करनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग हमको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अगर खेत में 1-2 जगह पर फूल दिख रहे हैं उस समय पर अगर आप सिंचाई करोगे तो आपका यील्ड घट जाएगा, क्योंकि फ्लावरिंग लेट हो जाएगी, पौधे का वेजिटेटिव ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगा और बाद में फ्लावरिंग का टाइम खत्म हो जाएगा तो दिक्कत होगी। इस वजह से जब फ्लावरिंग आपको पता चले कि हाँ फ्लावरिंग होने वाली है तो फ्लावरिंग होने के 10-15 दिन 10-12 दिन पहले ही आपको सिंचाई कर देनी है। इसके अलावा इसकी जो दूसरी सिंचाई करते हैं वो पॉड का डेवलपमेंट जब होता है तभी करते हैं। हमारी जो दलहनी फसलें होती हैं, सभी दलहनी फसलों में ज्यादातर जो सिंचाई किया जाता है ये सिंचाई करने का यही समय होता है। एक तो प्री फ्लावरिंग या फिर लेट वेजिटेटिव फेज जिसको कहते हैं, दूसरा है पॉड डेवलपमेंट या फिर इसको कई बार कहा जाता है कि ग्रेन फिलिंग या फिर मैच्योरिटी का जो टाइम होता है उस टाइम पर इसमें सिंचाई करते हैं। चने के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करी जाती है जिसको निपिंग कहा जाता है। निपिंग, तो निपिंग जो किया जाता है ये बुआई के 30 से 40 दिन की जो हमारी फसल हो जाती है तब करते हैं, जब चने की जो हाइट है वो 12 से 15 सेंटीमीटर का हो जाता है। जो हमारी स्केल होती है ना, जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो छोटी वाली पटरी आती है वो 15 सेंटीमीटर की पटरी होती है। यानी कि आप समझो कि एक बित्ता, तो जो आपकी मोबाइल है ना, तो आप ऐसे समझो कि एक मोबाइल जो होती है उससे थोड़ा सा और लंबा कर लो,
जो हमारी पटरी होती है, पटरी 15 सेंटीमीटर की होती है, छोटी वाली जो पटरी होती है। तो उस छोटी वाली पटरी की हाइट के जब चने के पौधे हो जाते हैं, तो चने के पौधे की जो पत्तियां होती हैं, ये सबसे टर्मिनल पोर्शन वाली ये पत्तियां, इन पत्तियों को, तो ये टर्मिनल पोर्शन वाली पत्तियां होती हैं, इनको हम क्या कर देते हैं, इनको हम यहीं से तोड़ देते हैं, और तोड़ के फिर इसका चने का साग बना के या फिर और तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। बाकी जब इसको हम चने की टर्मिनल पोर्शन को जब हम तोड़ देते हैं, एपिकल जो बड जिसको कहा जाता है, चाहे टर्मिनल बड बोल लो चाहे एपिकल बड बोल लो, इसको जब हम काट लेते हैं, मतलब इसको तोड़ देते हैं, तो तोड़ देने के बाद क्या होता है, जैसे मान लो ये चना है, चने के पौधा इसे ग्रो हो रहा है, ठीक, इस तरीके से इसे ग्रो हो रहा है। जब हम क्या करेंगे, यहां से इसको तोड़ देंगे, यहां से काट के अलग कर देंगे, तो क्या होगा कि इसकी ग्रोथ अब आगे नहीं जाएगी। अब आगे नहीं जाएगी तो यहाँ पर जो पत्तियां लगी हैं, यहाँ की जो पत्तियों के बगल बगल में यहाँ पर ढेर सारे जो गांठें हैं, इन गांठों से फ्लावरिंग होगी, और अगर नहीं तोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, तो फ्लावरिंग कम होगी। तो हम यहाँ पर रोक देते हैं कि न्यूट्रिएंट अब ऊपर नहीं जा पाएगा, तो जितने भी न्यूट्रिएंट है वो सब बीच में यहीं पर ट्रैप होने लगेंगे, और जब ट्रैप होने लगेंगे यहीं पर, तो ये क्या करेंगे, ये ढेर सारे फ्लावर डेवलप करने लगेंगे, और जितना ज्यादा फ्लावरिंग होगी उतना ज्यादा ग्रेन फिलिंग होगी, और उतना ज्यादा ही हमको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए चने में निपिंग करी जाती है। निपिंग कई तरीके से करते हैं, कई बार निपिंग करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार निपिंग करने के लिए जो हमारे जानवर हैं, बकरी भेड़ है, इसको खेत में छोड़ दिया जाता है, और कई बार हाथ से भी किया जाता है। तो इन सभी तीनों चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में। यहाँ पर मैं तीनों तरीकों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारा हैंड प्लकिंग होता है उसमें हाथ से कर लेते हैं, एक केमिकल प्लकिंग भी आती है जिसमें हम केमिकल डाल के इसकी प्लकिंग करते हैं, जिससे जब केमिकल डाल देते हैं तो केमिकल डाल देने से जो इसका एपिकल बड होता है वो ऑटोमेटिक सूख जाता है। और तीसरा तरीका होता है कि हमारे पास अगर भेड़ और बकरी है, तो भेड़ और बकरियों की एक आदत होती है कि जब ये खेत में जाते हैं तो ये केवल पत्तियों का जो सबसे ऊपर पोर्शन होता है केवल उसी को चरती हैं। तो ऐसे चर लेंगी तो आप ऐसे समझो कि हमारा वो टर्मिनल पोर्शन, चाहे प्लकिंग हो रही है या निपिंग हो रही है, और या फिर आप उसको चरा दोगे तो भी कोई बात नहीं, तभी वो ऊपर से ही खा जाएंगे। तो इससे क्या होता है, एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है और हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अगर हम लेट प्लांटिंग कर रहे हैं, तो लेट प्लांटिंग जो होती है, लेट प्लांटिंग जब हम करते हैं तो इसमें जो बिल्ट डिजीज लगती है धान चने में, तो बिल्ट डिजीज को बचाने के लिए हम इसको लगाते हैं। फॉर सच डिले प्लांटिंग द सीड रेट इज इंक्रीज बाई 25% फॉर गुड ईल्ड। तब हमको क्या करना होता है, तब हमको थोड़ा सा सीड रेट 25% के आसपास बढ़ा देना होता है। क्यों? क्योंकि इससे थोड़ी सी हमारी जो जर्मिनेशन होती है वो लेट हो जाती है, और हमारा जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, यानी पौधा जो बहुत ज्यादा व्यास और ग्रोथ करने वाला होता है, वो पौधा थोड़ा कम ग्रोथ करता है। और पौधा अगर कम ग्रोथ करेगा तो बीच बीच में बहुत ढेर सारी खाली जगह पड़ी रहेगी, तो उस खाली जगह को भरने के लिए हमें सीड रेट को बढ़ा देना होता है। इसकी जो सोइंग डेप्थ होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है। तो आपको इसको याद रखना है कि जो चना होता है उसको 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर इसकी बुआई करी जाती है। ज्यादातर जो हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनकी जो गहराई होती है वो 4 से 6 ही होती है, 4 से 5 के आसपास हमारी अनाज वाली फसलों की गहराई होती है। चने की जो होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, ये काफी ज्यादा गहरा माना जाता है। इसके अलावा इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो पेस्ट लगता है पॉड बोरर, जिसको हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा बोलते हैं। जब मैं आपको एंटोमोलॉजी पढ़ाऊंगा तो वहां पर इस इंसेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये इतना खराब इंसेक्ट होता है कि चने के अंदर जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला अगर कोई इंसेक्ट है तो यही है। इसी इंसेक्ट की वजह से चने में बहुत ज्यादा उत्पादन में कमी आती है। इसको कंट्रोल करने के लिए इंडोसल्फान 0.07% का घोल बनाकर एट द टाइम ऑफ फ्रूटिंग हम डालते हैं। जब ये फ्लावरिंग कंप्लीट होगा, जैसे फ्रूट लगना स्टार्ट होता है, तभी से इसका जो हेलिकोबार्पा आर्मीजेरा है, इसका जो लार्वल स्टेज होता है, ये लार्वल स्टेज इसका बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो जब इसका लार्वल स्टेज हो और फ्रूटिंग हो रही हो, एट द टाइम ऑफ फ्रूटिंग वी शुड अप्लाई इंडोसल्फान एट द रेट ऑफ 0.05% टू कंट्रोल दिस पेस्ट ऑन आवर फील्ड। हमारे फील्ड में इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं यील्ड की। तो अगर हम रेनफेड कंडीशन में बात करें तो रेनफेड कंडीशन में हमको 400 से 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर यील्ड मिल जाती है, और इरिगेटेड कंडीशन है तो उसमें 1200 से लेकर 1500 किलोग्राम के आसपास यील्ड मिलती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये सभी देसी चने के हैं। आप हमें बताओ काबुली चने का यील्ड क्या है। तो यहाँ पर आपको मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो बताना है आपको काबुली चने का सीड रेट कितना होता है, दूसरा बताओ काबुली चने की यील्ड कितनी होती है। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों से इस लेक्चर में पूछा है। इन दोनों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो।
आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा जो पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से हमसे संपर्क करिए, कैसे खरीदना है, क्या क्या मिलेगा, कितनी व्यवस्थाएं उसमें मिलने वाली हैं, सब चीज़ आपको डिटेल में बताई जाएगी। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।